जय श्री राम दोस्तों। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हिंदू नववर्ष भी है, विक्रम संवत 2081 भी है। तो ये क्वेश्चन जो आज मैं प्रश्न कुंडली के द्वारा इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप जैसा जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर या भारत देश के अंदर जब क्रिकेट का सीजन होता है तो बहुत सारे फैंटेसी लीग एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सीजन जब होता है एक्टिवेट तो उस टाइम पे बच्चों के एग्जाम भी चल रहे होते हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटी क्रिकेटर और बहुत सारे सेलिब्रिटी और भी बॉलीवुड फील्ड से या एक्टिंग फील्ड से आप कह सकते हैं, वो सब एडवर्टाइजमेंट करने लग जाते हैं या उनको मौका मिलता है, वो किसी ना किसी जो गेमिंग ऐप की है एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग डेली टीम बनाते हैं, पैसा डालते हैं, कुछ लोग जीतते भी है जैसा एडवर्टाइजमेंट में आ रहा है। मेरा यहाँ पर क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में विशेष बात नहीं करना है, सिर्फ ये प्रश्न का उत्तर देना है कि क्या फैंटेसी गेम्स देश के लिए अच्छे हैं। अगर ये अच्छे नहीं हैं तो हम इनको रोकने के लिए कब जाएं, या गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का तो इसमें इतना योगदान नहीं है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो कब ऐसे डिसीजन लेगी जहां यूथ, एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री बच्चों को स्ट्रेस से दूर रहने के लिए या एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के राज में या उन्हीं की लीडरशिप में ये बहुत सारी इस टाइप की चीजें आ रही हैं जो एक डिस्ट्रक्शन का कारक बनती है। यहाँ पर मैं किसी एक पार्टी विशेष को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप ये अगर सब गेमिंग ऐप है पिछले 4-5 साल में आई है तो जो भी सत्ताधारी है पार्टी, उसका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आजकल तो कोई भी किसी के ऊपर कोर्ट केस कर देता है, तो कल को कोई ये ना करे। तो मैं यहाँ लर्निंग पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और किसी को डिफेम करने के लिए या किसी को कॉमर्शियल यूज के लिए ये वीडियो नहीं। मेरे को सिर्फ चिंता अपने देश के नौजवानों की है, जो यूथ है, जिनकी एनर्जी स्कैटर्ड हो सकती है। अगर वो एनर्जी स्कैटर्ड ना रहे, कंसंट्रेटेड रहे और नवरात्रों के ऊपर जो उनके पेरेंट्स देख रहे हैं या जो वो खुद इस वीडियो को देख रहे हैं और वो सही रास्ते पे चल सकते हैं, तो वहां पर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए या अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव यूज करने के लिए खेलने कूदना, आप पढ़ने लिखने में चाहे कितने ही कमजोर हैं, शरीर से खेलते कूदते हैं तो आपकी सेहत बनती है। लेकिन अगर गेमिंग ऐप के ऊपर खेलते हैं तो आपका पैसा ही बर्बाद होगा। 100 में से या 1000 में से कोई एक बच्चा ही इसको पैसे को जीत पाएगा, अदरवाइज तो बाकी 1000 में से याद समझ लीजिए 999 तो बच्चे अपना पैसा डुबोएंगे ही। तो चलिए ये प्रश्न कुंडली से देखते हैं। तो क्वेश्चन यही आप समझ गए होंगे, आर फैंटेसी गेम्स आर गुड फॉर कंट्री व्हेन वी विल अवेक। हिंदी में आप कहें तो फैंटेसी गेम्स क्या खेलने चाहिए या नहीं खेलने चाहिए, अगर नहीं खेलने चाहिए तो सरकार इनको रोकने के लिए कब काम करेगी। तो ये दो क्वेश्चनों का प्रश्न मैं इस एस्ट्रोलॉजी के द्वारा देने की कोशिश करूंगा। पहला जो कंसेप्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक जर्नल पर्सन कुंडली देखने का तरीका प्लस जो ये ताजिक अगर हम कंसेप्ट लगा सकें वो भी देखेंगे। और जो मैं अपने भगवान के आशीर्वाद से जो मुझे भृगुनंदी नाड़ी में जो एडिशनली इंसाइट मिलता है, वो इंसाइट को भी हम यहाँ लगा के प्रश्न कुंडली में देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला अगर आप देखेंगे, जैसा वैदिक से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्रश्न कुंडली सबसे पहले लोग वैदिक से ही देखना शुरू करते हैं। तो ये 3 नंबर का लगन बना है। 3 नंबर का लगन जो है, यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि ये शीर्षोदय राशि है और शीर्षोदय राशि जब उदित होती है तो ये एक बेनिफिट की राशि हो सकती है।
या यहाँ पर ये पर्सन जो है आप कह सकते हो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। परंतु यहाँ पर समस्या है, पृष्ठोत्तर राशि तो है लेकिन इसका जो लग्नेश है वो वक्री है, और वक्री होकर वो एक ऐसी राशि में बैठा हुआ है जहां पर बुध अपने आप को अच्छा फील नहीं करता। साथ में कैसे ग्रह के साथ बैठा है जहां पर बुध अच्छा फील नहीं करता। तो लेकिन गुरु के साथ होने से तो एक ऐसी संभावना बनती है कि ये जो लग्नेश है कहीं ना कहीं इसका बचाव हो सकता है। लेकिन ये लाभ के भाव में बैठे हुए हैं तो लाभ की एक सिचुएशन आप या परिस्थिति तो बनती हुई यहाँ पर राशि चार्ट के द्वारा दिखाई दे रही है। परंतु हमने ये देखा है कि जब 3, 7, 11 नंबर की राशि आती है तो वेस्टर्न इम्पैक्ट सोसाइटी पे ज्यादा पड़ता है, और जो 1, 3, 5, 6 ये बैरन राशि भी कही जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं सूखापन लेके आती है। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो अभी कोई भी पॉजिटिव यस और नो कहने के बजाय एक एवरेज स्थिति ही दिख रही है। अब आते हैं कि जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस स्पेकुलेशन के लिए होता है। जो गेम खेल रहे हैं वैसे तो खिलाड़ी के लिए पांचवा हाउस उसके क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अगर वो क्रिएटिविटी कह लो या एनालिसिस कह लो या उसकी विजडम कह लो, इन सब का कारक जो है वो फिफ्थ हाउस ही बनेगा। फिफ्थ हाउस का स्वामी बना शुक्र, शुक्र बना जाके बैठ गया राहु के साथ, सूर्य के साथ। शुक्र की जो डिग्री है इस चार्ट में वो 10 डिग्री है, और अगर हम चंद्रमा की डिग्री देखेंगे तो 25 है। तो शुक्र अस्त नहीं है, लेकिन शुक्र जो है तो राहु के साथ बैठने की वजह से उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर बन रहा है। और शुक्र ऊपर से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी है, यानी शनि के नक्षत्र में है, तो दो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे आते हुए दिखाई देते हैं। तो जो कार्येश बना शुक्र, शुक्र कार्येश बना है, दसम भाव में बैठा है एक गेन प्राप्त करने के लिए, या जो 10th हाउस है वो जो पैसे देके गेम खेलते हैं उसको भी इंडिकेट करता है, क्योंकि आप गेम खेलने का रेंट देते हैं। और वहां पर रेंट से, क्योंकि लग्नेश जो है वो बुध बना वक्री है और कार्येश जो बना वो शुक्र है, तो यहाँ पर जो दोनों एक दूसरे से 212 है, और दोनों एक दूसरे से 212 होने की वजह से, लेकिन शुक्र जो है उच्च की राशि में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति की जो इंस्टेंट चाह है ज्यादा धन कमाने की, क्योंकि राहु का इम्पैक्ट भी आएगा, एक नेम फेम एक अच्छा लाइफ जीने का, जो बड़े सेलिब्रिटीज की एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य जो यहाँ पर है वो तृतीय भाव का मार्केटिंग का हाउस भी है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर दसम और तृतीय भाव का भी रिलेशन बनता है, तो कहीं ना कहीं एक लार्ज स्केल पे एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को इम्प्रेस किया जा रहा है। परंतु इस पर्सन के हिसाब से हम ये कहेंगे लग्नेश वक्री होने से और चंद्रमा के साथ बैठने से और वीनस से 212 होने से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ हम ये कहेंगे कि ये पर्सन यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो यहाँ फैंटेसी गेम्स अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही हैं जो भी जातक खेल रहे हैं। इसी चीज को अगर हम ताजिक कंसेप्ट से देखें, ताजिक कंसेप्ट में कोई पॉजिटिव रिजल्ट आने के लिए इत्साल या मुत्साल होना रिलेशन जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है कि लग्नेश और कार्येश हैं जो एक 159 या जो एक दूसरे से 5, 9 हो, या उनके साथ कोई एक ऐसा ग्रह बैठा हो जो उन दोनों की एनर्जी को यहाँ पर कनेक्ट कर सके। तो इसमें इस साल और मुत्साल नहीं बन रहा है, और इस करके ये यहाँ पर भी ताजिक के कंसेप्ट से भी ये मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सेम इसी चीज में राशि चार्ट के ऊपर ही अगर मैं यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी का कंसेप्ट लगाऊं, भृगुनंदी नाड़ी कंसेप्ट में जब मैं प्रिडिक्शन देता हूं तो मेरे लिए होरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से हम वैदिक में चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं और चंद्रमा की पोजीशन देख के हम रिजल्ट को बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ चंद्रमा जो है वो
सेकंड हाउस का लॉर्ड भी बना है, और ये यहाँ पे गुलिका मांडी भी उसमें चंद्रमा के घर में है, तो लॉस जो बैंक में जो दिखता है वो यहाँ से धन, लॉस तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि, लेकिन शुक्र जो है, जो कार्येश है, वो 12th लॉर्ड भी बनता है और 5th लॉर्ड स्पेकुलेशन का है। तो ओवरऑल यहाँ पर आम लोगों के लिए, क्योंकि जो पब्लिक का हाउस है, जो पब्लिक का हाउस है, जनरल पब्लिक का हाउस है, वो 6th हाउस है, सॉरी 4th हाउस है। 4th हाउस में यहाँ पे केतु भी बैठा हुआ है और वो लॉर्ड बुध भी बन रहा है, दोनों वक्री हैं। तो मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर लॉस दिख रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी की बात करते हैं, तो भृगुनंदी नाड़ी में जो शनि का जो होरा बन रहा है और जो मंगल जो है वो खेल का कारक है या स्किल का कारक है, मंगल है भृगुनंदी नाड़ी में। तो शनि और मंगल का यहाँ पर जो रिलेशन बनने से, यानी एक सिग्निफिकेंट, एक होरा का संबंध बन गया, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके कारक से, तो इसका मतलब ये पर्सन ठीक है। उसके आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी जुपिटर की कोई भी एक पर्टिकुलर जो आप कहेंगे एस्पेक्ट नहीं आ रही है जो उसको ब्लेस कर सके। हाँ, ये जरूर है कि सैटर्न जो होरा है वो खुद अपने ही हाउस में बैठा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, तो इसलिए सैटर्न यहाँ पर बहुत एक प्रोमिनेंट हो गया है। और जो मंगल जो है, वो मंगल यहाँ पर क्योंकि वो अपनी एनिमी की साइन में बैठा है, तो स्किल जो है यहाँ पर कम हो गई है। तो यहाँ पर एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सैटर्न प्रोमिनेंट होने की वजह से पेन ज्यादा है और स्किल यहाँ पर कम है। उसके बाद कोई भी बेनिफिट एस्पेक्ट नहीं होने की वजह से, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्राइन में कोई नहीं है, सामने कोई नहीं है, तो जो भी प्लेनेट सेकंड हाउस में बैठे हैं, यानी जो कारक से या हौरा से जो सेकंड हाउस में बैठे हैं, उनका इम्पैक्ट आएगा। यहाँ सन, वीनस और राहु का इम्पैक्ट आने से देन अगेन इट इज शोइंग डिजायर ज्यादा पैसे कमाने की है, लेकिन इनकी 90% इफेक्ट यहाँ से आ रहा है पैसे के चक्कर में। लेकिन ये जो स्किल है वापिस उस पैसे को कमाने में यूज नहीं हो रही। तो भृगुनंदी नाड़ी से भी ये ओवरऑल लॉस का ही खेल है। जो खेलना चाहते हैं खेलें, मैं किसी को मना नहीं कर रहा। मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं वो क्वेश्चन यहाँ पर आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब कभी भी आपको ये देखना हो तो आप ये पर्सन कुंडली में डिजायर का हाउस के 30 पॉइंट है, अष्टवर्ग से भी देख सकते हैं, और जो डिजायर फुलफिलमेंट के हैं 27 है। तो यहाँ पर लॉस अगेन इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पर अगेन लॉस इंडिकेट हो रहा है। इसके अलावा भी जो व्यक्ति जो एक आप कह सकते हैं एफर्ट लगाते हैं खेलने में, वहां पर एफर्ट 31% है, 31 पॉइंट्स हैं एफर्ट्स के, और जो गेन के हैं वो आप कह सकते हैं 25 और 27 है। तो ओवरऑल मैक्सिमम इसमें लॉस है। तो जो खेलना चाहे वो अपने रिस्क पे खेले, हम किसी को मना नहीं कर रहे। लेकिन जिसने क्वेश्चन पूछा वो जान गया होगा, इससे कंपनी ही, यानी आपके अपोजिट वाले वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों अपोजिट वाले स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है कार्येश है वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर अगर आप हाउस भी देखेंगे तो 3 और 9 में से 3 जो लग्नेश बना बुध, वो रेट्रोगेट है, एनिमी साइन में है, एनिमी प्लेनेट में है, इस करके वो यहाँ पर और भी कम कर रहा है। यहाँ पर जो अपोजिट हाउस का जो प्लेनेट है, लॉर्ड है, वो जुपिटर है। जुपिटर अपने फ्रेंड के साइन में है, जुपिटर मून के साथ हमेशा रिजल्ट देता है। तो अपोजिशन वाला यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, यानी जो भी कंपनी गेम्स को चला रही है वो पहले से ही अपना मार्जिन रख के या प्रॉफिट के लिए ही ये गेम हो रहा है। बाकी वो प्रॉफिट का जो थोड़ा बहुत हिस्सा है वही शेयर होता होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये पसंद आया होगा। इसमें एक और चीज है कि अगर जब हमारे कोई पर्सन कुंडली के कोर्स को ज्वाइन करता है तो इसमें जमा कूल भी लगा के हम उसको फर्दर रिजल्ट को एनहेंस कर सकते हैं। क्या आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे D9 चार्ट भी लगाया, तो कभी कभी हम D9 चार्ट को भी अपने पर्सन की इंपॉर्टेंस देखने को देख लेते हैं, क्योंकि कार्येश यहाँ पर है, शुक्र है। शुक्र यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपनी ही राशि में गया है, अपोजिट हाउस में गया है। और जो असेंडेंट जो बना है, वो असेंडेंट जो बुध है वापिस वो यहाँ पर D9 चार्ट में सैटर्न के साथ बंधन योग में
सैटर्न मून, यानी एक बार आपको लत पड़ गई तो लंबे टाइम तक ये छूटेगी नहीं। हाँ, ये लत जो है ये ज्यादा धन कमाने की है। इसमें से वही लोग कमा पाएंगे जो थोड़े से शातिर होंगे, क्योंकि यहाँ राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है और मार्स एक्चुअली एसेंडेंट जो है वो 12th हाउस में गया, हाउस ऑफ लॉस में गया। तो यानी मैक्सिमम लोगों का तो यहाँ पर लॉस ही दिख रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं है। तो देखते रहिए उन्नति वेस्ट वाला। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।